गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कैसे हैं आप सब? अभी आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स ख़त्म होने के बाद हमारा ये पहला लेक्चर है और मुझे अच्छा लगा कि काफ़ी बच्चों ने बहुत अच्छा किया। हालांकि कुछ बच्चों ने लापरवाही भी की काम में, लेकिन कोई बात नहीं, आपको बहुत सिंसियर होना चाहिए, क्योंकि अगर आप इस साल पढ़ाई में लापरवाही करेंगे यह सोचकर कि सिलेबस कम है और जो है वो पेपर्स भी आपको लग रहा है घर पे कर रहे हैं, तो कुछ बच्चे हेल्प भी ले रहे हैं एग्ज़ाम करने में, अपना सॉल्व करने में, तो आप लोग बच्चों इस चीज़ का ध्यान रखिए कि अगर आप इस तरह की हैबिट बनाते हैं तो आपको यही हैबिट आपकी बन जाएगी और फिर आगे की क्लासेस में आपको दिक्कत होगी। तो प्लीज़ ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप ईमानदारी से अपने एग्ज़ाम्स दीजिए, मेहनत कीजिए और अच्छे मार्क्स लीजिए। तो अब हम चैप्टर 14 शुरू कर रहे हैं, बहू की विदा। ये जो आपका पार्ट है एकांकी है। एकांकी क्या होता है? एकांकी दो शब्दों से मिलकर बनता है, एक प्लस अंक, जिसमें एक अंक हो, एक अंक वाला एकांकी कहलाता है। ये नाटक का लघु रूप होता है। नाटक में कई सारे अंक होते हैं और एकांकी में केवल एक ही घटना को आधार बनाकर लिखा जाता है। बहू की विदा जो एकांकी है, ये हमारे समाज में दहेज प्रथा के ऊपर एक बहुत गहरी चोट करता है और हमें ये बताता है कि दहेज जैसी कुप्रथा के कारण आज भी बहुत सारी लड़कियों का जीवन दुख से भर गया है, दुखपूर्ण बन गया है और ये हमारे समाज के लिए एक अभिशाप है। इस एकांकी में जो लेखक हैं उन्होंने यही बताने का प्रयास किया है कि किस तरह से एक लड़की जब विदा होकर अपने ससुराल में आती है और पहला सावन उसे अपनी माँ के घर मायके में मनाना है, लेकिन उसके ससुर दहेज कम होने का आरोप लगाकर उसे विदा करने से मना कर देते हैं। वो बहुत दुखी होती है। वो उसके भाई के सामने ये शर्त रखते हैं कि जब तक दहेज पूरा नहीं मिलेगा तब तक वो उसकी बहन को विदा नहीं करेंगे और वो कभी भी अपना जो सावन है वो हंसी खुशी नहीं मना पाएगी। यद्यपि उनकी पत्नी उनके इस निर्णय के विरुद्ध है, लेकिन फिर भी वो नहीं मानते हैं। तो इस एकांकी में जो है वो इस कुप्रथा को और इसके प्रभावों को बहुत ही प्रभावशाली ढंग से लेखक ने प्रस्तुत किया है। आप बहुत ध्यान से इसको सुनेंगे बच्चों, ताकि आपको प्रश्नोत्तर करने में भी बहुत सुविधा हो। अब इसमें पात्रों का परिचय सबसे पहले दिया गया है। आप देखिए, सबसे पहले पात्र परिचय है, ठीक है। जीवनलाल हैं, कौन है? एक धनी व्यापारी हैं और उनकी जो आयु है, उनकी जो उम्र है वो लगभग 50 वर्ष की है। फिर राजेश्वरी हैं, वो जीवनलाल की पत्नी हैं और उनकी आयु लगभग 46 वर्ष यानी 46 ईयर्स है। रमेश है, जीवनलाल का पुत्र है, उसकी अवस्था मतलब आयु 22 वर्ष की है। कमला है, वो रमेश की पत्नी है और उसकी आयु लगभग 19 वर्ष 19 ईयर्स है। प्रमोद है, कमला का भाई है, उसकी अवस्था यानी आयु 23 वर्ष है। अब इसमें आप एक चीज़, कुछ बच्चों को थोड़ा समझ में जल्दी आ जाती हैं चीज़ें और वो ध्यान भी देते हैं, तो उन्हें लगेगा कि 19 वर्ष की आयु विवाह की आयु नहीं है। लेकिन जिस समय ये एकांकी लिखा गया उस समय हमारे समाज में कम आयु में ही लड़कियों का विवाह कर दिया जाता था और 18 वर्ष से ऊपर की 18 वर्ष का होने पर लड़के या लड़की का विवाह किया जा सकता है। 18 वर्ष की लड़की और 21 वर्ष का लड़का। अब जो दृश्य है एकांकी, मैंने बताया आपको क्या है, नाटक का लघु रूप है। स्टेज पर, मंच पर इसका मंचन किया जाता है। स्टेज पे इसको जो है वो स्किट की फॉर्म में हम खेलते हैं, इंग्लिश में हम इसको स्किट कहते हैं। तो स्किट के तरीके से जो है वो सारे पात्र हमारे सामने आते हैं, उनके संवाद जो है वो हम सुनते हैं। जो दृश्य है पहला वो क्या है कि कमरा है, आधुनिक ढंग से सजा हुआ है, ठीक है। मतलब आधुनिक ढंग से यानी सोफ़ा सेट है, मेज है, कुर्सी है और पर्दा उठता है। मैंने आपको बताया नाटक है, स्टेज पे नाटक होता है, पर्दा गिरता है, पर्दा उठता है। तो जीवनलाल खिड़की के समीप खड़े हुए हैं, वे बाहर की ओर देख रहे हैं। उनसे कुछ ही दूर हटकर प्रमोद विनम्र भाव से खड़ा है। विनम्र भाव से मतलब बहुत जो है वो सिर झुका के आज्ञाकारी ढंग से बहुत सम्मान के साथ वो खड़ा है।
चेहरे पर निराशाजन्य करुणा के भाव हैं। निराशाजन्य मतलब निराशा के कारण उत्पन्न हुई, करुणा के भाव हैं, पीड़ा के भाव हैं, दुख के भाव हैं। निराशाजन्य क्यों है? अभी मैंने आपको बताया कि उसके जो बहन है कमला, उसके ससुर उसकी विदाई के लिए, कमला की विदाई के लिए मना कर चुके हैं, लेकिन फिर भी उसे आशा है शायद वो मान जाएं। तो वो आगे बढ़कर धीमे स्वर में उनसे पूछता है, क्या निर्णय लिया आपने? निर्णय मतलब फैसला। जीवनलाल कहते हैं, विदा नहीं होगी। प्रमोद कहता है, हर लड़की पहला सावन अपनी सखी सहेलियों के साथ हंस खेलकर बिताने का सपना देखती है। जीवनलाल कहते हैं, जानता हूँ। यानी बहुत संक्षेप में वो उसकी बातों का उत्तर दे रहे हैं, ठीक से उससे बात भी नहीं कर रहे हैं, बहुत संक्षिप्त शब्दों में। जीवनलाल जो है वो सोफे पे बैठ जाते हैं, जमाई लेते हैं। कैसे दिखाते हैं वो प्रमोद को, जैसे उनके ऊपर वो प्रमोद की बातों से बहुत ऊब रहे हैं, बोर हो रहे हैं और वो उसकी बातों के ऊपर कोई ध्यान नहीं देना चाहते। प्रमोद कहता है ये जानकर भी, वो वाक्य भी अधूरा छोड़ देता है, पूरा नहीं बोलता, उससे पहले ही जीवनलाल बोलने लगते हैं। वो कहते हैं कि मैं अपना निर्णय सुना चुका हूँ, विदा नहीं होगी, यानी मैं तुम्हारी बहन को विदा नहीं करूँगा। प्रमोद कहता है कि यदि मैं कमला को बिना लिए ही गया तो माँ का हृदय टूट जाएगा। यानी अगर वो जो माँ होती है वो बेटी की प्रतीक्षा करती है उसके विवाह के बाद कि वो ससुराल से आएगी, वो हंसी खुशी उसके साथ समय बिताएगी। तो इसीलिए प्रमोद जो है वो जीवनलाल से अपनी माता के विषय में बताता है कि अगर मैं अपनी बहन को विदा कराकर सावन के महीने में नहीं ले गया, तीज के अवसर पर नहीं ले गया, तो मेरी माँ का हृदय बहुत दुखी हो जाएगा, वो बहुत दुखी हो जाएगी। जीवनलाल कहते हैं, मैं मजबूर हूँ। अगर माँ बहन का इतना ही ख्याल था तो दहेज पूरा क्यों नहीं दिया? यानी वो उनके मन की बात जो है वो सामने आ जाती है। प्रमोद बहुत दीन स्वर में मतलब बहुत ही कमज़ोर, बहुत ही निराशाजनक स्वर में, क्योंकि वो बहुत दुखी है। वो कहता है, अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितना भी हो सका हमने दे दिया, फिर भी अगर अभी उसकी बात वो पूरी नहीं होती, जीवनलाल पहले ही बोलना शुरू कर देते हैं। यानी सामर्थ्य के अनुसार जितनी हमारी सामर्थ्य थी, जितना हम कर सकते थे, हमने उतना दहेज दिया। लेकिन जीवनलाल उसे बीच में ही रोक देते हैं और कड़े स्वर में बोलते हैं, बहुत कठोर स्वर में कहते हैं कि अगर तुम्हारी सामर्थ्य कम थी, यानी यदि तुम्हारे पास पैसा नहीं था या तुम्हारे पास पैसा कम था, तो अपनी बराबरी का घर देखते। झोंपड़ी में रहकर महलों से नाता क्यों जोड़ा? यानी तुम इतने गरीब हो तो तुमने हमारे जैसे अमीर परिवार में अपनी बहन का रिश्ता क्यों किया? तुम अपने जैसा घर देखते। अब उनकी ये बातें सुनकर जो है प्रमोद है वो बहुत अपमानित भी होता है, लेकिन फिर भी चूंकि वो अपनी बहन की खुशी चाहता है तो वो हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। वो कहता है, जी। जीवनलाल बहुत गुस्से में है, बड़े गुस्से में वो टहलना शुरू कर देते हैं। आवेश मतलब गुस्से में इधर उधर टहलना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं, देना तो दूर, बारात की खातिर भी ठीक से नहीं की गई। भरी बिरादरी में जो हंसी हुई, उस करारी चोट का घाव आज भी हरा है। यानी तुम लोगों ने ना तो दहेज पूरा दिया, ना ही बारात की खातिरदारी ठीक से की, आवाभगत ठीक से की। अर्थात बारात को अच्छी तरह से खिलाया पिलाया नहीं गया, उसको अच्छी तरह से सम्मानित नहीं किया गया। भरी बिरादरी मतलब पूरे समाज में, उनकी जो अपनी जाति के लोग हैं उसमें उनका बहुत मजाक उड़ाया गया। तो वो कहते हैं कि वो जो मुझे चोट लगी दिल पर, उससे घाव हो गया मेरे दिल में, और वो घाव आज भी हरा है। घाव हरा होने का मतलब आज भी वो घाव ताज़ा है, यानी आज भी मेरे मन में वो दुख उतना ही बना हुआ है। वो कहते हैं, जाओ कह देना अपनी माँ से कि अगर बेटी को विदा कराना चाहती है तो पहले उस घाव के लिए मरहम भेजे। अब उसको बेचारे को, प्रमोद को समझ नहीं आता, उसे लगता है ये क्या बातें कर रहे हैं। प्रमोद कहता है, ये आप क्या कह रहे हैं? जीवनलाल कहते हैं, ठीक कह रहा हूँ, मेरा फैसला आखिरी है। विदा तभी होगी जब 5,000 नकद दायां हाथ फैलाते आगे इस हाथ पर रख दोगे। अब बच्चों, आपको लगेगा कि 5,000 रुपये के लिए जो है वो कोई व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है, और 5,000 तो कोई ज़्यादा दहेज नहीं मांग रहे जीवनलाल।
लेकिन आप 5,000 आज के संदर्भ में मत देखिए। ये जो नाटक लिखा गया, ये हमारे जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, उसके उसके कुछ सालों बाद, ठीक है, 1952-53 के आसपास, 1952-53 के आसपास लिखा गया। और उस समय 5,000 जो थे उसकी कीमत आज के 5 लाख से भी अधिक थी। तो इसलिए आपको ये सोचने की आवश्यकता नहीं है कि भाई वो सिर्फ थोड़े से पैसे मांग रहा है, थोड़ा सा दहेज मांग रहा है। तो वो 5,000 का मतलब आज के 5 लाख से भी अधिक होगा। तो वो कहता है कि वो मुझे मरहम चाहिए अपने घाव की, है वो मरहम जो है वो आ, आपको देना पड़ेगा, तभी मैं विदा करूँगा। प्रमोद कहता है, लेकिन ये तो सरासर अन्याय है, शिकायत आपको हमसे है। उस भोली भाली लड़की ने आपका क्या बिगाड़ा है जो विदा ना करके आप उससे बदला ले रही हैं? अगर रमेश बाबू होते, अब रमेश कौन है? रमेश जीवनलाल का बेटा है और प्रमोद का जीजा है, कमला का पति है। तो उसको, प्रमोद को लगता है, प्रमोद उनसे कहता है कि आपको जो कहना है हमसे कहिए, आप ऐसा विदा नहीं कर रहे हैं तो ये तो आप हमारी बहन के साथ अन्याय कर रहे हैं। और प्रमोद को ये आशा है कि अगर रमेश वहाँ पर होता, उसकी बहन का पति वहाँ होता, तो शायद वो उसकी सहायता करता। लेकिन अभी वो उसको, जीवनलाल, आपने पहले भी इसमें पढ़ा कि जीवनलाल जो है वो प्रमोद की बात पूरी ही नहीं होने देते हैं। उससे पहले ही वे प्रमोद को रोक देते हैं और अपनी बात बीच में ही बोलना शुरू कर देते हैं। तो अब भी है वो ऐसा ही करते हैं। जीवनलाल को एकदम बहुत ज़ोर से गुस्सा आता है। वो कहते हैं कि अगर वो होता तो वो क्या कर लेता, मेरे सामने मुंह खोलने की हिम्मत नहीं है उसमें, वह मेरा बेटा है। तुम्हारी तरह बड़ों के मुंह लगने की बदतमीज़ी करने वाला कोई आवारा छोकरा नहीं है। यानी उसको इतना अपमानित कर रहे हैं वो केवल इस कारण से कि उन्हें दहेज पूरा नहीं मिला। यानी वो इतने लालची व्यक्ति हैं कि वो ये नहीं सोच पा रहे हैं कि जिस लड़की को वो विवाह करके अपने परिवार में लाए हैं, अब वो उनके परिवार की सदस्य है और उसके ही परिवार के लोग उनके भी रिश्तेदार हैं और उनका सम्मान करना जीवनलाल का कर्तव्य है। लेकिन जीवनलाल इतने लालची और इतने स्वार्थी व्यक्ति हैं कि वो ये सारी बातें सोच ही नहीं पाते हैं। और जैसे ही वो उनके बेटे यानी रमेश की बात करता है प्रमोद, तो वो उसको अपमानित करना शुरू कर देते हैं। अब प्रमोद को बहुत बुरा लगता है, वो अपमान से बहुत ज़्यादा तिलमिला जाता है, उसे गुस्सा भी आता है, वो एकदम से थोड़ा गुस्से में बोलता है। अपमान से तिलमिलाने का मतलब थोड़ा क्रोधित हो जाना। वो कहता है, बाबूजी, बेटी वाला समझकर ही आप मेरा अपमान कर रहे हैं, किंतु किंतु ये ना भूलिए कि आप भी बेटी वाले हैं। अब हमारे समाज में उस समय क्या था, बेटे और बेटी में बहुत भेदभाव किया जाता था। ससुराल में बहू को बहुत अधिक सम्मानित दृष्टि से नहीं देखा जाता था। विशेष रूप से यदि उसके ससुराल वाले उसके द्वारा लाए गए दान दहेज से संतुष्ट ना हो तो उसे सम्मान नहीं मिलता था। तो यही स्थिति जो है वो ज़्यादा, बहुत सारी जगह पर लड़कियों के साथ इस तरह की परिस्थितियां बन जाती थी। तो लड़के वाले जो थे वो अपने आप को लड़की वालों से ऊंचा समझते थे और इसलिए उनको अकारण, बिना किसी कारण के भी अपमानित कर देते थे। यहाँ तो दहेज जैसा बहाना है जीवनलाल के पास। तो प्रमोद कहता है कि आप बेटी वाला समझ के मेरा अपमान कर रहे हैं, तो ये मत भूलिए कि आप भी बेटी वाले हैं, आपके घर में भी बेटी है। अब जीवनलाल को बहुत अहंकार है, घमंड है, किस चीज़ का? अपने धन का। वो कहते हैं, हाँ हम भी बेटी वाले हैं, लेकिन तुम्हारी तरह नहीं। पिछले महीने हमने भी गौरी की शादी की। अब गौरी कौन है? जीवनलाल की बेटी है। वह खातिरदारी की कि बारात वाले दंग रह गए। दंग रह गए मतलब हैरान रह गए। इतना दहेज दिया कि देखने वालों ने दांतों तले उंगली दबा ली। दांतों तले उंगली दबा ली मतलब आश्चर्यचकित हो गए। यानी हमने इतनी खातिरदारी की कि बाराती जो थे हैरान हो गए हमारी खातिरदारी देख के, और जो इतना दहेज दिया कि जो देखने वाले थे वो भी हैरान हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। दर्द मिश्रित आवेश, यानी उन्हें थोड़ा दुख भी हो रहा है और बहुत गुस्सा भी आ रहा है कि प्रमोद जो है वो उनकी बराबरी कर रहा है। और यही बात वो प्रमोद से कहते हैं, तुम मेरी बराबरी करोगे? बेटी वाले, बेटी वाले होकर भी हमारी मूंछ ऊंची है, समझे?
तो यानी वो फिर उसको अपमानित ही करते हैं कि भले ही हम बेटी वाले हैं, लेकिन फिर भी हमारा सम्मान जो है वो किसी बेटे वाले से कम नहीं है, क्योंकि हमने दहेज बहुत अधिक दिया है। तो इसलिए वो उनका एक तरह से कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर हम धनी हैं तो हमारा सम्मान ज़्यादा है। फिर जीवनलाल रमेश कहते हैं, रमेश गया है गौरी को विदा कराने, यानी वो भी अपनी बहन को सावन पर इसी तरह लेने गया है जैसे प्रमोद अपनी बहन कमला को लेने आया है। इसी तरह रमेश गौरी को लेने गया हुआ है। तो जीवनलाल कहते उसको बताते हैं अपनी कलाई पे उनके जो घड़ी बंधी हुई है उसमें देखते हैं, और प्रमोद से कहते हैं कि वो कुछ देर में उसे लेकर आता होगा। मेरी बेटी पहला सावन यहाँ बिताएगी, तुम्हारी बहन के सपने कभी पूरे नहीं होंगे, समझे। प्रमोद व्यंग्य से, प्रमोद जो है वो एक तरह से उनको ताना देता है, उनके ऊपर कमेंट करता है। वो कहता है, जो हमारी बहन है क्या वह आपकी कोई नहीं। अब ये बात वो क्यों कह रहा है? इसलिए कह रहा है क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि जब कमला का उस परिवार में विवाह हो गया, जीवनलाल के बेटे से विवाह हो गया, तो कमला उन्हीं के परिवार की एक सदस्या बन गई। उतनी ही महत्वपूर्ण है वो भी जितने परिवार के बाकी लोग। लेकिन जीवनलाल इस सत्य को, इस सच्चाई को स्वीकार करने के लिए, समझने के लिए तैयार नहीं है। तो उन्हें यही बात जो है वो प्रमोद समझाना चाहता है कि जो मेरी बहन है वो आपकी भी तो कुछ लगती है, आपके भी तो परिवार की सदस्य है, क्या वो आपकी कोई नहीं है। जीवनलाल तेजी से कहते हैं, बेटी और बहू को एक तराजू पर तोलना चाहते हो। बेटी बेटी है और बहू बहू, यानी जीवनलाल जो है वो बेटी और बहू में बहुत अधिक अंतर करते हैं। अपनी बेटी को तो वो बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन जो बहू घर में आई है वो उनके लिए परिवार की सदस्य नहीं है। दोनों में बहुत फ़र्क मानते हैं वो। प्रमोद कहता है ठीक है। अब उसे लगता है इन्हें समझाना बेकार है, वो बेचारा हार मान लेता है। वो कहता है ठीक है, जब आप अपनी जिद पर अड़े हैं तो विनती करना व्यर्थ है। विनती करना मतलब प्रार्थना करना, रिक्वेस्ट करना बेकार है। फिर जाने लगता है तो रुक जाता है, फिर धीमे स्वर में बोलता है, क्या जाने से पहले एक बार बहन से मिल सकता हूँ। यानी उनकी आज्ञा के बिना वो अपनी बहन से भी नहीं मिल सकता है। जीवनलाल कहते हैं जरूर, और हाँ, उसे ये भी बताते जाना कि अगली बार मेरे लिए मरहम लेकर विदा कराने कब आओगे, ऊंचे स्वर में। यानी अपनी बहन को बता देना कि जब अगली बार तुम आओगे तो मेरे लिए जो है वो जो दहेज कम दिया है वो दहेज पूरा करके लाओगे। फिर अपनी पत्नी को ऊंचे स्वर में आवाज़ लगाते हैं, कहते हैं, अरे सुनती हो गौरी की माँ, जरा बहू को भेज दो, अपने भाई से मिल ले आकर। फिर सहज स्वर में, पहले तो व्यंग्य में बोल रहे हैं, क्रोध में बोल रहे हैं, जब प्रमोद से बात कर रहे हैं, कमला के विषय में बात कर रहे हैं, फिर उनका स्वर जो है वो नॉर्मल हो जाता है, सहज हो जाता है। कहते हैं, मैं तब तक देखूं माली के बच्चे ने झूला डाला या नहीं। द्वार की ओर बढ़ते हैं, द्वार का पर्दा हटाकर मुड़ते हुए प्रमोद से कहते हैं, गौरी के लिए झूला डाल रहा हूँ लॉन में। यानी उसको एक तरीके से कहना चाहिए कि जो है वो प्रमोद को अपमानित करने का कोई भी अवसर वे अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते, बात बात में उसको अपमानित करते हैं। तो ये बात जो है वो प्रमोद को बहुत बुरी भी लगती है, लेकिन चूंकि वो बेचारा लाचार है तो वो कुछ नहीं कर पाता। अब आगे इस एकांकी में क्या होता है ये हम इससे अगले कालांश में पढ़ेंगे। तब तक आप इस पाठ में से जितना मैंने आपको पढ़ाया है एकांकी, इतने पार्ट में से आप बच्चों एक एक पंक्ति के 10 प्रश्न अपने आप बनाएंगे और साथ ही उनके उत्तर भी लिखेंगे। और ये काम आप अपनी ज्ञान सागर की कॉपी में करेंगे, और जब ये काम आप कर लेंगे तो उसके बाद आप उसे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर भेजेंगे। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।